नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। Where is the governance? What we witness today is misgovernance. नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। समय है शाम के 6 बजे और वक्त है मुकाबला का, आपका पसंदीदा शो। लेकिन आज चर्चा करेंगे मोदी सरकार के 11 वर्षों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल कैसे रहे? बीजेपी याद दिला रही है कि ये 11 साल विकास में नई छलांग के वर्ष रहे हैं। इन्हीं वर्षों के बाद यही अचीव किया है बीजेपी ने कि एक के बाद एक नए आयाम तय किए हैं। न सिर्फ एक बल्कि राष्ट्रवाद के भी नए आयाम तय किए गए हैं। इन्हीं वर्षों में राष्ट्रवाद का नया रंग दिखाई पड़ रहा है। इन 11 वर्षों में बीजेपी ने अपने सबसे अहम एजेंडे को पूरा कर लिया है, जिसमें राम मंदिर बनवाना, अनुच्छेद 370 खत्म किया जाना और समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि इन 11 वर्षों पर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 3 शपथ ग्रहण, 3 सरकारें और 11 साल। 2014 से 2025 का ये कार्यकाल भारत में मोदी युग के नाम से जाना जाने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मंगलवार को बीजेपी के कद्दावर नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 11 सालों की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि इन 11 वर्षों में एक नए भारत का निर्माण हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। इसमें शक नहीं है कि इन 11 वर्षों में सरकार ने कई बहुत बड़े फैसले किए, जिनमें कुछ असंभव से लगते थे। अनुच्छेद 370 को खत्म किया, राम मंदिर का निर्माण कराया, समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ाए, 3 तलाक को खत्म कराया, आयुष्मान कार्ड से लाखों का इलाज मुफ्त कराने का इंतजाम किया। करोड़ों लोग इस योजना के दायरे में हैं। 16,000 जन औषधि केंद्र बनाए, जहां बहुत सस्ती दवाएं मिलती हैं। गरीबों के लिए 4 करोड़ घरों का निर्माण कराया। लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़े कदम उठाए। खुले में शौच मुक्त गाँव का संकल्प पूरा किया। इसी दौर में भारत की आर्थिक और वैश्विक हैसियत भी बढ़ी। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। मोदी सरकार ने बताया कि वो चुनौतियों से निपटना जानती है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के साथ पाकिस्तान को भारत ने वो सबक दिया जिसके जख्म अब भी उसे परेशान कर रहे हैं। ये नए भारत का नया नजरिया है। 1947 से लेकर के 2014 तक भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन गया था और वह अर्थव्यवस्था भी अस्थिर थी। पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। लेकिन इन 11 वर्षों पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। सरकार को कई मोर्चों पर वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसी उसने उम्मीद की थी। कई चुनौतियां बची हुई हैं। 2016 की नोटबंदी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। भारत की जीडीपी बढ़ी है,
लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम पीछे हैं। यानी हमारी समृद्धि में अमीरी गरीबी के बीच खाई बढ़ी है। विपक्ष का आरोप है कि इन 11 सालों में समाज में सांप्रदायिक दरार और बढ़ा है। विपक्ष के मुताबिक अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे की हैसियत दी जा रही है। एनआरसी और सीएए को लेकर देश में खासा हंगामा चला, आंदोलन भी हुए। विपक्ष के मुताबिक वक्फ बिल भी अल्पसंख्यक अधिकारों का अतिक्रमण है। 2 साल से जल रहे मणिपुर संकट को लेकर सरकार हल करने में नाकाम दिखी। When BJP came to power, when Mr. Narendra Modi became Prime Minister, he made a statement. He is not Pradhan Mantri, he is Pradhan Shavak. And he said he would work for maximum governance, minimum government. Now I am asking, where is the governance? What we witness today is misgovernance. लेकिन इसमें शक नहीं है कि इन आलोचनाओं के बावजूद दुनिया में भारत की साख बढ़ी है और देश के भीतर मोदी सरकार का भरोसा बना हुआ है। औद्योगिक और तकनीकी विकास को नए पंख लगे हैं और 2047 तक देश को विकसित देशों की कतार में ला खड़ा करने का भरोसा पुख्ता हुआ है। ग्यारह साल हो गए, देखते देखते समय बीत गया। तो ये 11 साल रहे कैसे मोदी सरकार के? आज मुकाबला में हम सवाल करेंगे, क्या 11 साल में एक नया भारत बना है? देश ज्यादा मजबूत, साहसी और स्वाभिमानी बना है? 11 सालों में अमीर गरीब की खाई बढ़ी है या घटी है? क्या 11 सालों में समाज में ध्रुवीकरण बढ़ गया है? क्या 2047 तक विकसित भारत संभव है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है, बात करेंगे इस पर। सबसे पहले स्वागत करते हैं सबका। बीजेपी से प्रवक्ता रोहन गुप्ता हैं, अजय अत्रे प्रवक्ता कांग्रेस, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मलूक नागर महासचिव आरएलडी, ऋतुराज झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अभिषेक झा प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड जेडीयू। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रोहन साहब, 11 साल हो गए हैं, मान जाएं कि बहुत अच्छा काम हुआ है इसलिए बार बार जीत हो रही है, या फिर विपक्ष कमजोर पड़ गया है? देखिए, हमारे देश के लोकतंत्र की एक बड़ी विशेषता है कि हर 5 साल में आपका रिपोर्ट कार्ड सही है कि नहीं वो जनता जांच करती है। वो तो पैमाना है ही, और उसके साथ में जिस प्रकार से फ्रेजाइल 5 से आज टॉप 5 में हमारी मूवमेंट हुई है, जिस प्रकार से परिवारवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद और भ्रष्टाचार से पारदर्शिता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता, ये जो पूरा सफर है पूरे देश ने देखा है, पूरी जनता ने देखा है। कल का ही वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो 27.6% थी वो 5.3% पे आ गई। तो हर समाज के हर वर्ग का विकास हुआ है, और इसीलिए मैं हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहता हूं, बट एक बहुत बड़ा पैमाना है, जनता के विश्वास का बहुत बड़ा पैमाना है कि जनरली आप एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं, ये पहली बार है कि ये सरकार के राज में प्रो इनकम्बेंसी है, क्योंकि सामरिक विकास सिर्फ एक बात नहीं। देखिए, हर मुद्दे के 4 पहलू होते हैं, किसी भी देश की विकास के 4 पहलू होते हैं। एक होता है कूटनीति, एक होता है आंतरिक नीति, एक होता है आपका अर्थतंत्र, और एक होता है समाज कल्याण। ये चारों जो बेस हैं, आप चारों पे एक इक्विटेबल विकास आप देखेंगे वो मोदी सरकार ने दिया है। कहीं पे कमी नहीं है, कहीं पे ज्यादा नहीं है। तो जब पूरा बेस चेंज होता है, और इसीलिए कहा गया कि ये जो 11 साल का जो विकास है ये बेस चेंज करने वाला विकास है। आने वाले 10 दशकों के लिए भारत को इसने तैयार कर दिया है। भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। आने वाले साल भारत के और 2047 तक विकसित भारत का सपना संपूर्ण तरीके से पूर्ण होगा। चलिए, आपकी बात तो सुन ली। अनुज अत्रे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, सहमत है इनकी बात से? लेकिन मुझे लगता है खुद भी अंदर से सहमत शायद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो लोग जिनको एक खाका पुराने मित्र हैं आपके, नाराजगी है क्या? नहीं, देखिए, नाराजगी निश्चित तौर पे इस देश के एक एक नागरिक को है, उस हर व्यक्ति को, उस हर मतदाता को नाराजगी है कि जिन्होंने एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ इनको 3-3 बार मौका दिया, और उस वादों के ऊपर मौका दिया कि 2014 में वायदा किया गया था कि 2022 में हर किसान की इस देश में आमदनी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन हकीकत में क्या किया इन्होंने? काले कानून ला करके इस किसानों के 750 किसानों की शहादत कर दी, और 27 रुपए प्रतिदिन की आमदनी पे ला करके किसान को बदहाल स्थिति में छोड़ दिया, और कर्जा बढ़ाने वाले किसान हमारे इस देश की कीमत में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये वही सरकार थी कि जिन्होंने कहा था पार्टी में चुनाव से पहले कि हम जो है डॉलर की कीमत जो है रुपए के बराबर लेके आ जाएंगे 2022 में,
आज डॉलर की कीमत 86 रुपए हो रही है, लेकिन एक बार भी साहब के मुंह से जवाब नहीं निकलता है। ये वही थे जो उन्होंने कहा था 2022 में आकर के हम जो है इस देश में 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। तमाम 2-2 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रोजगार हर साल देने वाली बात करने वाले, इनके शासन में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, क्योंकि महंगाई का मां तक नहीं बोलते हैं। जो बोलते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार, अब की बार मोदी की सरकार। लगातार इनकी सरकार में महंगाई से त्रस्त हैं लोग, बेरोजगारी से त्रस्त हैं लोग। भाई यही तो बात है ना अनुज जी कि त्रस्त है, लेकिन फिर भी वोट नहीं आते हैं कांग्रेस को। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं अनुराग भदौरिया जी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में तो परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, जब राज्य की बात आती है तो मामला बिगड़ जाता है। क्या कहेंगे जी? 11 साल मोदी सरकार के आप कितने नंबर देंगे और क्यों? उसी 11 साल पे ही बोल रहा हूँ। 11 साल में कहते हैं ना, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। अभी आपने लंबे लंबे वादे किए, इनसे पूछ लो। परिवारवाद की बात कर रहे थे तो पूछ लेना कि भारतीय जनता पार्टी में कितना परिवारवाद है, ये खुद बता देंगे। भ्रष्टाचार तो ऐसा है कि जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उन्हीं को मंत्री बना देते हैं, ऐसा है। और ये तो बात करते थे जब हम आएंगे तो इनके समय में 80 करोड़ लोगों को तो इन्होंने लाइन में लगा दिया, 5 किलो चावल 5 किलो आटा। और कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें होंगी, इससे ज़्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? सालाना इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, क्या दे दिया? क्या किसानों की इनकम दुगनी करने की बात की, कर दिया? क्या बुलेट ट्रेन लाने की बात थी, बुलेट ट्रेन चल गई क्या? मैं इनसे पूछना चाहूँ। मेक इन इंडिया की बात करते थे के बावजूद भी मेक इन इंडिया की बात करते थे, आज हालत क्या है? चाइना से जो व्यापार है वो घाटे में चल रहा है। $80 बिलियन व्यापार घाटे में है, उसके ऊपर जवाब नहीं दे पाएंगे। 4 लाख पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं, कौन जवाब देगा? अगर 2008 की बात करें, कच्चे तेल की कीमत कितनी होती थी? 34.62 प्रति लीटर कच्चे तेल की कीमत। तब पेट्रोल डीजल किस भाव मिलता था? 52 रुपए 53 रुपए प्रति लीटर। आज कच्चे तेल की कीमत नहीं, उसमें 37 रुपए, उस समय 37 रुपए था, सॉरी मैं गलती से बोल गया, उसमें 37 रुपए प्रति कच्चा तेल, 37 रुपए प्रति लीटर था। तब हमें पेट्रोल डीजल मिला था यहाँ पे 52-53 रुपए प्रति लीटर। आज 34 रुपए कच्चा तेल मिल रहा है, 34.62। तब हमें यहाँ पे डीजल पेट्रोल 90 और 100 रुपए लीटर मिल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी बताए, इन्होंने तो नफरत की राजनीति इतनी की इस देश के अंदर में। 11 सालों में नफरत का विकास किया, मणिपुर जलता रहा, ये लोग उस पर बात करने को नहीं तैयार। जवाब दीजिए। तो सवाल उठता है ये किस पे बोलना चाहते हैं? जवाब दीजिए कि आपने सिर्फ आग में घी डाला है मणिपुर में, पार्टियां तोड़ के सरकारें। मेरा सवाल अनुराग जी, आपने बोला कि गरीबों को 5 किलो चावल मिल रहा है, और आप कि जो चीन के प्रति जो आपकी भावनाएं थी वो थोड़ा समझ नहीं आई। बाकी सारे देश तो ठीक थे, सिर्फ चीन से ही बिजनेस खराब हो गया तो आपको दिक्कत हो रही है, ऐसा तो नहीं है? व्यापार घाटा बढ़ रहा है, व्यापार में घाटा बढ़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं, मेक इन इंडिया की बात थी ना, हाँ। तो मेक इन इंडिया होना चाहिए के बावजूद भी चीन से व्यापार में घाटा बढ़ रहा है। मतलब $83 बिलियन से ज्यादा व्यापार घाटा हुआ है। व्यापार घाटा का मतलब आप समझ सकते होंगे कि चाइना से हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं लगातार, आज भी इंपोर्ट चल रहा है। फिर मेक इन इंडिया का मतलब क्या हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। चलिए फिर जवाब दीजिए। चीन के प्रति जो भालोबासा है वो बड़ी अच्छी लगी की बात थी। ये जो सोचने का नजरिया है, एक नकारात्मक और सकारात्मक क्या फर्क है पूरा देश देख रहा है। इन्होंने कहा कि लोगों को लाइन में लगा दिया अनाज के लिए, और वही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि क्योंकि अनाज दिया इसके कारण जो एक्सट्रीम पॉवर्टी इनके शासन में 27% थी वो 5% पे आ गई। इनको लगता है लाइन की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि तुष्टिकरण नहीं चल सकता है। आज उत्तर प्रदेश को तुष्टिकरण से मुक्त किया है भाजपा ने, और इसीलिए 2-2 हम 105 नंबर पे हैं। ये आप कैसे भूल जाओगे? 127 के देशों में हंगर इंडेक्स में हम 105 नंबर पे हैं। आप बताइए इसके बारे में क्या बोलोगे? और आजकल लेबर, सुनिए अनुराग जी सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए अनुराग जी। बता दीजिए आप आपका जोक करते हैं। नहीं, बेरोजगारी दर बता जाए ना। अरे मेन चीज महंगाई बेरोजगारी है, उसमें बताए ना बेरोजगारी दर क्या है। बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा। या तो आप जानते हैं कि जनता आपकी बात सुने ही नहीं, इसलिए बीच में बोल के अपनी इज्जत बचा रहे हैं। सरकार गिराना बीच में मत बोलिए, चाहे मध्य प्रदेश चाहे महाराष्ट्र हो, ये आपकी उपलब्धि है। सरकार गिराना, सरकार बनाना, पार्टियां तोड़ना, भ्रष्टाचार पे आरोप लगा के उनको मंत्री बना देना, ये आपकी 11 साल में आपकी उपलब्धि है। इसके लिए आप बधाई लेना चाहते तो ले लीजिए। बोलते नहीं है बीच में, ऐसे तो डिबेट होगी नहीं। मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे मजाक नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। अरे अनुराग जी बोल तो लेने दीजिए, फिर आप मौका दूंगी आपको दोबारा
बोलने का। हो गया 80 करोड़ लोगों को मौका दूंगी अनुराग जी, अनुराग जी आपको दूंगी। अरे राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं यहाँ पर, वो भी बात कर ले। महिलाओं पे अत्याचार हुआ, देश में महिलाओं पे अत्याचार हुआ, मैं उस पर पूछ रहा हूँ आपसे। आज आपसे मैंने पूछा कच्चा तेल 37 रुपए 37.82 यहाँ प्रति लीटर है कच्चा तेल, और हम पेट्रोल डीजल कितने कैसे खरीद रहे हैं? 100 रुपए करीब 90-100 रुपए प्रति लीटर हम डीजल पेट्रोल यहाँ पे खरीद रहे हैं। ये हालत आपके देश की कर दी है। ये तो बात अनुराग जी आप जब बोल रहे थे तब तो रोहन गुप्ता नहीं बोल रहे थे। अच्छा अनुराग जी आप अपना भी एयर टाइम रखेंगे, उनके भी समय पर बोलेंगे तो कैसे चलेगा बताइए? देश में आपने इतनी खाई खोदी, ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है बताइए? बता दीजिए। ये हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है। चलिए मैं सीधा जा रही हूँ मलुक नागर के पास चलते हैं। महासचिव आरएनडी आप बताइए 11 साल मोदी सरकार के 10 में से कितने नंबर देंगे और क्यों? ये भदौरिया साहब से प्रार्थना है बीच में ना बोले। आजकल रणनीति के तहत आते हैं कि बीच में बोलना ही बोलना है, कूदना ही कूदना। मैं कह रहा हूं पिछले 11 साल में कितने किसानों की मौत हुई ये जरूर बता देना। 1913 से जब से लेजिस्लेचर सिस्टम कलकत्ता में शुरू हुआ और आज 2025 तक, इस 11 साल में जो देश ने दोनों पक्षों पर तरक्की की है, अंदर घुस के मारने में और देश की इकोनॉमी को चौथे नंबर लाने में, वो किसी सरकार ने आधा भी काम नहीं करा था। और इस देश में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर चले और 4 बार बैक टू बैक प्रधान मुख्यमंत्री एक प्रदेश का, और 3 बार बैक टू बैक प्रधानमंत्री इस देश का। ऐसी स्थिति में, और अभी चौथी बार भी बनेंगे, ऐसी स्थिति में, और जो सबसे बड़ी बात है मनोज्ञा जी, इस देश के लोगों ने एक जन संदेश दिया है, एक जनादेश दिया है कि मोदी तुम एनडीए को लेके आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। और 2047 में एक ऐसे देश की कल्पना करके तुमने जो शुरुआत करी है, जो वर्ल्ड की लीडरशिप करेगा, और 11 साल में जो तुमने अद्भुत करके दिखाया है, आने वाले समय में तुम एनडीए को लेके जिस तरह चल रहे हो, ये वर्ल्ड देश हमारा वर्ल्ड के लेवल पे वर्ल्ड को नेतृत्व करने की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है जी। जो लोग अभी इसमें भी कमियां निकालते हैं जी, ये पहले वाला देश नहीं है जो विपक्ष ने पार्लियामेंट में लेफ्ट पे जो लेफ्ट विंग होता था, विपक्ष राइट में जो बैठते हैं सरकार होती है, कोई लेफ्ट विंग को कुछ तो बोलना ही है, खिलाफ बोलो, कुछ भी बोलो, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये आज का देश है मनोज्ञा जी। हर नौजवान 67% नौजवान देश में हमारे लोग हैं, और ये लोग सब देख रहे हैं, ये सब लोग जान रहे हैं, एक एक चीज को बात कर रहे हैं। जनता समझ रही है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी भी समझ रही है? मलुक साहब चलूंगी मैं ऋतुराज झा जी के पास। जो प्रश्न मनोज्ञा जी खत्म कर रहा हूं, जल्दी बोलिए फिर आप। विपक्ष के लोगों ने प्रश्न उठाए, सबको अगर समावेश कर लें तो देश लगातार तरक्की की तरफ जा रहा है, और 11 साल ऐतिहासिक रहे हैं। चलिए आपने ऐतिहासिक बताया, ऋतुराज झा सहमत है इस बात से? ऐतिहासिक रहे हैं, जरा 3 बातें बता दीजिए क्यों ऐतिहासिक रहे हैं? बन गए मलूक जी, ये भी तो बता जाओ। कितने किसानों की मौतें हुई ये तो बता जाओ। कितने किसानों की मौतें हुई लगातार बता जाओ ना। शर्मा क्यों रहे हो? शर्म आ रही है क्या? बताओ ना कितने किसानों की मौतें हुई है, ये तो बता जाओ ना। 1 साल तक धरने पे किसान बैठा रहा, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्म हो, किसान बैठा रहा अपनी मांग के लिए, उसकी मौतें हो गई, उस पे बोलने को आप तैयार? अरे अनुराग जी, आम आदमी पार्टी से भी लड़ लीजिएगा, दोनों विपक्ष में हैं आप। किसान उनके लिए, किसान आम आदमी पार्टी को तो बोलने दीजिए। डरते हो? अरे भाई आप सब साथ में ही तो हैं, इंडिया गठबंधन वाले हैं, कम से कम एक सुर में तो बोलिए। ऋतुराज झा बताइए। वो हमारे साथ है तो उनको तो बोलने दीजिए, भूल जाते हैं आप बीच बीच में। मनोज्ञा जी मैं बोलूं? नहीं, पहले एक बार ऋतुराज झा बोलने, पहले प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। नहीं, हमारे साथ दिल्ली की हार के बाद कितने नंबर देंगे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के 11 वर्षों को? 11 सालों में आप मुझे बताइए कि सबसे पहले इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। इन्होंने कितने नौजवानों को रोजगार दिया? इन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे और हर किसी को 15-15 लाख रुपया देंगे। इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी किया, जिससे कि हमारे देश की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। इन्होंने पुअर
जीएसटी किया, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री को मिला। इन्होंने ईडी और सीबीआई ने जो एक्सटॉर्शन किया, जिसकी वजह से 4,500 जो पूंजीपति थे, जो कि व्यापारी थे, जो देश की नागरिकता छोड़ करके बाहर चले गए, जो देश में निवेश करते तो उससे रोजगार बढ़ता, लेकिन इनकी फेलियर, इनकी पॉलिसी की वजह से ऐसा हुआ। आप बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किए बगैर कोई देश आज तक आगे बढ़ा है? आप मुझे बताओ कि पिछले 11 सालों में पूरी दुनिया में सबसे कम निवेश किसी देश ने किया है शिक्षा स्वास्थ्य में, तो वो भारत की सरकार ने किया है। 1 से 2% भी इनका बजट नहीं है, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए पूरी दुनिया के अंदर में, जो 100 टॉप के यूनिवर्सिटी है उसके अंदर हम कंपीट कर सके। आप मुझे बताइए कि एक तरफ फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, जब हम पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंट कर रहे थे तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, एक तरफ ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। आपके खुद के सांसद भी तो गए हैं डेलीगेशंस में, पूरे विपक्ष के सांसद गए हैं कि नहीं? सांसद देश की बात पर एक रहिएगा, सांसद गए, बाकी लड़िए। इसकी बात करने के लिए गए हैं और पाकिस्तान का चेहरा दिखाने के लिए गए। बात यहां पर फॉरेन अफेयर्स की है, बात यहां पर ट्रेड डेफिसिट की है, बात यहां पर शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश की है। आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया में सबसे खराब क्लीन जो डर्टीएस्ट सिटीज है वो भारत की है। स्वच्छता अभियान किसने चलाया था? आपने चलाया था। आज सबसे ज्यादा गंदगी शहरों के अंदर में भारत के अंदर में है। आज सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज को है तो इंडियन सिटीज है। आप स्वच्छता करेंगे नहीं, पॉल्यूशन कम करेंगे नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश करेंगे नहीं, क्या बोलते हैं व्यापारियों को आप ईडी सीबीआई करके एक्सटॉर्शन करके भगाएंगे, आप जो है सो रोजगार देंगे नहीं, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे नहीं। 52 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज 106 रुपए लीटर हो गया, 400 रुपए का जवाब ले लेते हैं इसका। 500 का हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, पढ़ाई दवाई के नाम पर आप निवेश नहीं करेंगे। रोहन गुप्ता बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आप मुझे बताइए, जवाब दे दें इनका, छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मुझे जेडीयू पे भी जाना है। पहले का भाषण में दे दो, तब यही होता है। ऋतुराज जी बोल लेने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। महंगाई दर होती है सबसे नीचे 3.7%, महंगाई दर सबसे कम। 1.5 आज रेपो रेट घटाया बैंकों ने, जिससे आपकी ईएमआई जो कम हुई है, कम से कम 1.5% रेट घटाया। सबसे कम महंगाई दर, विकास दर 7.5%, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन लास्ट क्वार्टर, जब पूरे विश्व में अनिश्चितता छाई हुई है। एक्सपोर्ट्स एट द हाईएस्ट लेवल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट लेवल। आप कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब? आंकड़े आप लेके आइए, मैं सारे आंकड़ों को डिस्कस करने को तैयार हूं। हम चौथे नंबर की इकोनॉमी पे आ गए, परचेजिंग पावर पैरिटी पे। हमारे देश की जो पर व्यक्ति आय है, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $16,000 पर व्यक्ति, हम तीसरे नंबर पे हैं। पूरे देश का तीसरे नंबर की इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं। आप आंकड़े तो समझिए, जिस प्रकार से हमारे विकास हुआ है, ऋतुराज जी जवाब दीजिए आंकड़ों के साथ। हुई है, जिस प्रकार अब जब नंबर की लड़ाई हो रही तो फिर नंबर पे होनी चाहिए ना, फिर दोनों को नंबर बताने पड़ेंगे। आप कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 67,000 ट्रांजैक्शन के साथ में यूपीआई के साथ पूरे विश्व की सबसे बड़ी सिस्टम बन चुकी है। किसानों की आय की बात कर रहे हैं आप, एमएसपी का वृद्धि जो हुई है 11 साल में, वो कम से कम डबल से ज्यादा वृद्धि हुई है एमएसपी की। आप कौन सी बात कर रहे हैं? 27% 5% हो गया। रोजगारी की बात करें, 17 करोड़ रोजगार, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा हमने दिया है। आप आंकड़े देखिए, उसके बिना बात। दूसरी बात, आपने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात की, मैं आपको जवाब दे दूं, ये पहला भारत है अब आंख उठा के जो है हमको कोई देख नहीं पाता है, ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं है। अब मैसेज दिया है भारत ने कि अब आप हम पे हमला करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, घर में घुस के मारेंगे। ये भारत बदला है, अब किसी की हिम्मत नहीं है। ये 26/11 वाला भारत नहीं है कि जहां पे मुंह में दही जमा के बैठ गए कि जी ठीक है, हम तो हमारे जो मरीज है उनको देखने आए। ये बदला हुआ भारत है, किसी को आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं है। आपने कहा कोई विश्व में देश हमारे होते, सिर्फ 2 देशों को छोड़ के हर देश ने भारत के साथ में प्रतिबद्धता दिखाई और हमारी आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई को पूरी जोर से साथ दिया। एग्जांपल दे दूं, आपके भी एमपी गए हुए हैं यूएस में, भारत का प्रतिनिधिमंडल वहां के वाइस प्रेसिडेंट को मिलकर पूरी बात की और यूएस ने स्टेटमेंट रिलीज किया। पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल जो कॉपी करके गया था, उसको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिली और वहां पर नसीहत मिली कि भैया आप भी सुधर जाओ, नहीं तो हम कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं। कौन सी बात कर रहे हैं? हर चीज पर राजनीति करेंगे आप करिए, आप विपक्ष में आपका काम है सवाल पूछना, पर उस चीज पर सवाल पर पूछिए कि आपकी खुद की विश्वसनीयता जीरो हो जाए। और इसी के कारण आम आदमी पार्टी का घर जो है उनसे साफ इसीलिए हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बातों में और कथनी और करनी में फर्क था। जनता माफ नहीं करती। ये 11 साल का सुशासन है और आप वहां चले गए, उसका कारण है आपके शीश महल ने आपको हराया, आपके भ्रष्टाचार ने आपको हराया, आपकी शराब ने आपको हराया। तब जनता मुझे बोले देंगे शासन के साथ जवाब ले लेते हैं। 15 साल तक पूरे नहीं कर पाए। कम से कम 8 बार केजरीवाल ने वादे दिखाए कि मैं अब कर दूंगा, गोल पोस्ट चेंज किया। अरे कुछ तो दिखाइए,
हो सकता है आप सरकार में हैं, 10 में से 2 वादे पूरा करने में समय लग सकता है, पर जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जनता जानती है किस पे भरोसा करना, किस पे नहीं करना, और इसीलिए जनता ने आपको भी साफ कर दिया इस बार। हम इनकम पर कैपिटा में 150 नंबर पे है, आंकड़े के साथ बता रहा हूं। इनकम पर कैपिटा में 150 नंबर पर है, हंगर इंडेक्स में 174 नंबर पे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में 184 नंबर पे है। हम जो है सो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इंडिया में है। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, चेक करिए जरा, आंकड़े स्टडी कीजिए। अरे सुन लो, अबे सुन लो आंकड़े पे ना, मैं भी आंकड़े के साथ बैठा हूं। आप मुझे आंकड़े मत बताइए, मैं भी स्टैट्स के साथ बैठा हुआ हूं। मैं भी बता रहा हूं, मैं आपको सही आंकड़े बता रहा हूं आपको मैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम 150 नंबर पे हैं, इनकम पर कैपिटा में 150 नंबर पे है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 174 नंबर पे है। तो आपकी 100 यूनिवर्सिटीज उठा के देखो, एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है। मैंने आपको बताया, आपने कहा महंगाई, मैंने आपको दिया 3.60%। क्या ये मेरा आंकड़ा गलत है? तो बता दीजिए। आप महंगाई की बात करें, सबसे कम महंगाई भारत में, आपने किसान तो बता दीजिए। आपने किसानों नहीं होता है, आज देश चौथे नंबर की इकोनॉमी है, ये मेरा आंकड़ा नहीं, आपके सामने दिख रहा है। चौथी इकोनॉमी है, पर हर चीज में विरोध नहीं कर सकते, मानसिकता बदलनी। चलिए हो गया, अब एक बार जरा बिहार चलते हैं ना। सुन लीजिए, बिहार का चुनाव आ रहा है, पूछ लेते हैं जेडीयू में अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता जेडीयू। अभिषेक जी, कितने नंबर देंगे 10 में से मोदी सरकार के 11 साल को, और क्यों? 1000 रुपया कमा रहा है। बिहार की स्थिति तो ये कर दी आप लोगों ने, डबल इंजन की सरकार। जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं वापस, फिर से पूछेंगे। किस सरकार ने कितना काम किया है और जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं, इन सब का जो नतीजा है या इन सब का जो कंक्लूजन है वो चुनावों के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। अगर एनडीए की सरकार ने देश के स्तर पर बेहतर काम नहीं किया होता तो जनता ने पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार अच्छे बहुमत के साथ मौका नहीं दिया होता। तो ये इस बात का द्योतक है कि देश के लोगों को एनडीए का शासन, देश के स्तर पर मोदी जी का नेतृत्व पसंद है। हर बार और बहुत सारी बातें हैं, अगर बहस की जाए, तथ्यों को रखा जाए तो शायद ये जो समय है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, बोलना शुरू कर दिए, देख लीजिए, बोलना शुरू कर दिए भाई, कैसे डिबेट करते हैं। अच्छा, आज भारत ने G20 की सफल अध्यक्षता की, दुनिया में एक संदेश दिया कि भारत नेतृत्व करने में सक्षम है, हम विश्व गुरु बनने की राह पर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो 50,000 किलोमीटर से अधिक के एक्सप्रेसवे, हाईवे, आज वंदे भारत ट्रेन है, बुलेट ट्रेन की चर्चा है, अत्याधुनिक एयरपोर्ट्स बने हैं, हम हर घर में बिजली पहुंचा पा रहे हैं, हर घर नल का जल पहुंचा पा रहे हैं, किसानों के लिए 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में है, फसल बीमा योजना है, कैसे उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए उस तरफ सरकार काम कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त दिया जा रहा है आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, देश के स्तर पर बात करें, कई एम्स खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं। बिहार में स्वच्छ भारत की बात की जाए तो बिहार में सुधार आया है। जरा 3 बातें बताइए ना, बिहार में क्या क्या सुधार आया है, बता दीजिए। अगर बिहार में, नहीं सुनिए, आज जो हर घर नल का जल योजना की बात होती है, शुरुआत बिहार से हुई। पीने के लिए स्वच्छ पेयजल हम उपलब्ध कराते हैं। पक्की नली गली की बात अगर हम करते हैं, या फिर हम किसानों के लिए उनके खेतों तक बिजली और पानी की उपलब्धता कर पा रहे हैं, तो ये बिहार में संभव है। लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियां देना, 6,000 किलोमीटर से अधिक पुल पुलिया बनाना, हर क्षेत्र में विकास करना, ये दिखाने के लिए काफी है कि बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी का नेतृत्व पसंद है। बिहार पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां 10 रुपए प्रति माह में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, 5 रुपए प्रति माह में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आपने कहां सुना है, जहां हर विद्यार्थी को कहीं भी पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और वो तब वापस कर सकते हैं जब वो नौकरी में चले आते हैं। मोहतरमा, मैं कहना शुरू करूंगा तो शायद आपके डिबेट का समय खत्म हो जाए और हमारे साथ के साथी चिल्लाने लग जाए, लेकिन वो चीज खत्म नहीं होगी। देश के स्तर पर सामाजिक न्याय की बात हो या पासमानदा मुसलमानों के उत्थान की बात हो, सरकार ने हर दिशा में काम किया है।
भारत की सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी कंसर्न है आपने सब कुछ देखा है। आज अत्याधुनिक हमारे पास हथियार हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, भारत कहीं पीछे नहीं है। चलिए एक बात को याद रखिएगा कि हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी है हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जवाब ले लीजिए। दिशा पूछ लेते हैं एक बार। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं अनुज अत्रे जी, सहमत है इस बात से? बिहार के चुनाव आ रहे हैं, आऊंगे अनुराग जी आपके पास आऊंगे। एक सेकंड, 5 सेकंड। अच्छा आप ही बोल लीजिए 5 सेकंड। अनुज जी इसके बाद बोलिएगा। मैं कह रहा हूं जेडीयू के प्रवक्ता को पढ़ के नीचे देख के बोलना पड़ रहा है और जनता से नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किया होता तो पढ़ना नहीं पड़ता, धरातल पर दिखाई पड़ता और जनता से नजर मिला के आप बात कर रहे होते। पुल की बात कर रहे, पुल कितने गिरते हैं आपके? हर रोज तो पुल गिर जाता है। आपको क्यों लेती है जनता? पुल पे बात कर रहे हैं। अरे समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मौका दे देती है। इनकम दुगनी की अनुराग जी आपको जनता चुनती है और मौका दे देती है। मेडिकल कॉलेज आपने बिहार में बनाया, में पड़े हुए हैं बिहार में। आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, आप मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए। आप चिल्लाते रहिए अनुराग जी, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता ने आपको मौका नहीं दिया है, कुछ नहीं मौका दिया। पढ़ना पड़ता हो कि जल में नल दिया, अरे नल लगाया तो जल नहीं है, जहाँ जल है वहाँ नल नहीं है। शौचालय बनाया तो जहाँ दीवार है वहाँ पानी नहीं है। शौचालय कहाँ है? रोहन गुप्ता जी जरा एड्रेस ले लीजिए। कह रहे हैं कि जहाँ नल है वहाँ जल नहीं है। अनुराग जी एड्रेस तो दीजिए, जहाँ नल है वहाँ जल नहीं है। 80 करोड़ लोग, अरे इनको सब पता है जहाँ नल नहीं है वहाँ जल नहीं है। तो एड्रेस दे दीजिए, नल नहीं है तो जल नहीं है, नल नहीं है तो जल नहीं होगा ना। क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, अरे उनको सब पता है, मेरे एड्रेस देने से नहीं होगा ना। मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश के आप कह रहे हैं नल नहीं है कि जल नहीं है, पहले डिसाइड कर लीजिए क्या नहीं है। 5 किलो चावल 5 किलो आटा में, और किसान की इनकम दुगनी हो गई क्या? मैं पूछना चाहता हूं, इनसे बताइए ना, किसान की इनकम दुगनी कर दी क्या? एमएसपी की गारंटी हो गई क्या? उनको लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है और आप एमएसपी की गारंटी की बात गोद में आप बैठे कांग्रेस पार्टी की गोद में वर्षों तक शासन किया, क्या कर दिया किसानों के लिए, क्या कर दिया नौजवानों के लिए? किसान के लिए उनके दिल में बसता था, या किसानों की मौतें हो गई धरने पे, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। वो सत्ता के नशे में इतने वो हो गए कि सत्ता की गोदी में जाकर बैठ गए। किसान की मौतें उस पे बारे बोलने को तैयार नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं लोग भी, इनके पास परिवारवाद की बात कर रहे थे। अनुराग ठाकुर कहां से आते हैं? भाषण बंद कराइए, परिवार आपके साथ है, इनका भाषण बंद कराइए, सुन लीजिए, सिंह जी का पूरा परिवार आपके साथ है। परिवारवाद की बात जवाब दीजिए सबसे पहले। दूसरों स्वीकार करने में गुरेज हो रहा है। से नो टू समाजवादी पार्टी। अरे जनता ने नहीं नकारा है। 240 है आप, अलमत की सरकार है, सपोर्ट में चला रहे हैं और आपने भी सपोर्ट दिया हुआ है अलमत की सरकार को। जनता ने समाजवादी को उत्तर प्रदेश में चुना है। अनुज अत्रे जी बताइए, आपका जेडीयू का जो कहना है उससे सहमत है? समाजवादी पार्टी के से सहमत है? और बीजेपी जो कह रही है उसका कितना मुखर होकर विपक्ष में बोल रहे हैं? देखिए, सवाल बीजेपी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का नहीं है। सवाल ये है कि इस देश की जनता को इन 11 वर्षों में क्या हासिल हुआ, जिसको इन्होंने बहुत उम्मीद देकर के जो सरकार में चुन करके आए थे, 3 बार मैंडेट दिया, लेकिन क्या हासिल हुआ? लगातार हमारी देश की अर्थव्यवस्था, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने इस देश को छोड़ी थी, आज इन्होंने कर्जदार देश बना के छोड़ दिया है। 70 वर्षों में इस देश पे 64 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्जा हुआ करता था, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। लेकिन इन्होंने इन 11 वर्षों में 64 लाख करोड़ को 200 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया। ये इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि मानते हैं या इसको अपना शर्मनाक एक फेलियर मानते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि पहली ऐसी सरकार है जिसने इस देश के रिजर्व फंड को भी जो है रिजर्व बैंक से लेने का काम कर दिया। जो हमारी बचत का पैसा हुआ करता था, सरकार की जो बचत का पैसा, जो 11.5 लाख करोड़ रुपए जो बचत हुआ करता था, उसको भी इन्होंने आधी बचत करके 6 लाख करोड़ रुपए जो है बचत पे पैसा छोड़ दिया। वरना हर सरकार ने रिजर्व पैसा अपना बचत बढ़ाने का काम किया, लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है जो उसको बचत बढ़ाने की जगह घटा दी जा रही है। फिर भी अपनी पूर्ववर्ती सरकारों को कोसने का काम नहीं करते हैं। ये इन्होंने आज तक अपनी 11 वर्षों की एक उपलब्धि नहीं बता रहे हैं। अपने आने वाले 4 सालों का जो है रोड मैप नहीं पेश करते हैं। या तो बीते 70 वर्षों की सरकारों को गालियां देने का काम करते हैं, या आज 2047 की बात करते हैं। लोग बात कर रहे हैं 2025 का जवाब दीजिए कि 2025 में आपकी क्या उपलब्धि है, उसकी बात नहीं करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि क्या कारण है कि आज देश में लगातार आत्महत्या का जो है रेट बढ़ता जा रहा है। 19 सुसाइड रोज एक बेरोजगार और आर्थिक तंगी की वजह से एक युवा बेरोजगार सुसाइड कर रहा है। मैं किसानों की तो आंकड़े भी जाऊंगा तो वो बहुत अधिक हो जाता है। आज 71% लोग हमारे देश की, चाहे माताएं बहनें हो या आम आदमी हो,
वो सोना गिरवी रखने की जो है स्थिति पर आ गए हैं, उससे अपने घर का कर्ज जो लेकर के काम चलाने का काम करते हैं। ये बात करते हैं, इन्होंने बात करी थी कि हम जो है डॉलर का जवाब ले लेते हैं। 2,28 ले आएंगे, पेट्रोल डीजल को 100 के पार पहुंचा गए, जिन्होंने 30 रुपए लाने का वादा किया था। कौन सी अपनी बात पे खड़े उतरे हैं, कौन सा ये आप बात करते हैं, क्या इनकी विदेश नीति हो, लगातार उसमें फेल हुए हैं। अभी हमने देखा पहलगाम के बाद किस तरह से हमारी विदेश नीति में तो आपके खुद के कांग्रेस के सांसद जाके विदेश में बड़ाई करके आते हैं सरकार की। किससे सहमत होना चाहिए बताइए? शशि थरूर के बयान सुने हैं कि नहीं आपने? देखिए, निश्चित तौर पे वो ये हमारी परंपरा है कि हम बाहर जाएंगे तो अपने देश की बड़ाई करेंगे, अपने देश के लिए अपनी देश का स्टैंड रखेंगे। लेकिन हकीकत क्या है, पाकिस्तान जैसा कंगना देश, भुखमर देश जो है, आज अमेरिका जैसा देश उसको अपने यूनाइटेड नेशन की जो है उसको उपाध्यक्ष की सीधी जो पोस्ट देता है, और आतंकवाद के खिलाफ जो उसका है समिति बनी हुई है, उसका उपाध्यक्ष पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को बना दिया जाता है। और हमारे को जो है वहां पर हमारे युवाओं को आज भी हथकड़ियां लगा करके। अनुज जी, पहले रोहन जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद मलूक नागर जी के पास चलेंगे। जो है वहां के अमेरिका से लात मार करके जो है वापस देश में भेजा जा रहा है, लेकिन आज तक इनकी तरफ से पाकिस्तान की बात कर रही है। बोलने दीजिए। 26/11 को जो पाकिस्तान को जवाब देने में इनको डर लग रहा था, ये कहा जाता था हमारी सेनाओं को आदेश नहीं दिया गया कि हमको नुकसान ज्यादा, वो पाकिस्तान का नाम ले रही है। और 1948 में पीओके दे दिया पाकिस्तान को गिफ्ट में, वो पाकिस्तान का नाम दे रही है। सिंधु जल का 80% जल दे दिया, वो पाकिस्तान का नाम ले रही है। 1971 में हमारी सैन्य ने जीत होने के बावजूद भी हमारे सैनिक वापस लाए, वो पाकिस्तान की बात कर रही है। उस समय भी पीओके नहीं लिया, उस पाकिस्तान की बात करिए। एमएफए का दर्जा दिया, उस पाकिस्तान की बात करिए। अरे शर्म आनी चाहिए, सरकार ने करके दिखाया। अब तो आप खुद ही कह रहे हैं कि देश मजबूत नहीं था। एक मजबूत इच्छा शक्ति हो तो पाकिस्तान के बदला हुआ भारत है। अगर आप अपने बीच में नहीं बोला था, बांग्लादेश का निर्माण। अनुज जी, जब आप बोल रहे थे तो रोहन नहीं बोल रहे थे ना, उनको बोलने दीजिए। अनुज जी, अनुज जी रुकिए आप। अनुज जी, उनको बोलने दीजिए, आप जब बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। रोहन जी जवाब दीजिए। समझना पड़ेगा कि वो भारत है कि किसी की आंख दिखाने के देखने की हिम्मत नहीं है, और आपने अपने ही सांसदों को आतंकवादी करार कर दिया। आप बोल रहे हैं कि देश के बाहर जाके झूठ बोल रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? ये हकीकत है, और इसीलिए देश के सारे सांसद भले आपकी पार्टी को जब बाहर जाके बोलते हैं सीना गर्व से फूल जाता है, पर आपको यहाँ पे गंदी राजनीति करती है। देश के डीजीएमओ पे आपको भरोसा नहीं है, उस पर आप राजनीति करते हैं। आपके विपक्ष नेता पूछते हैं फॉरेन मिनिस्टर से कि आपने पाकिस्तान को बता दिया, ये बचकाना राजनीति कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि देश की जनता आप पे भरोसा करेगी? नहीं करेगी। आप फॉरेन पॉलिसी के बारे में ये आत्मविश्वासी पॉलिसी, आक्रामक पॉलिसी भारत ने करके दिखाई है कि हम किसी से डरेंगे नहीं। अगर किसी ने हमारे सामने किसी पार्टी का नहीं होता है, विदेश की धरती पे वो भारतीय सांसद कहलाता है। आप क्यों उसको बांट रहे हो विपक्ष में, सत्ता पक्ष में? विदेश की धरती पे भारतीय सांसद बात करता है, पाकिस्तान को बेनकाब करता है, पाकिस्तान को आतंकी देश बोलता है। आप क्या फालतू बात कर रहे हैं? देश का सांसद होता है, उसको पार्टियों में क्यों बांट रहे हैं? किसानों पर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि किसान साथ में, एक छोटा सा जवाब जल्दी से। किसानों पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, किसानों का समर्थन है कि नहीं, किसानों के लिए मोदी सरकार ने कुछ किया है कि नहीं? आपकी पार्टी सबसे ज्यादा काम करती रही है ना किसानों के लिए इस इलाके में। कि जो एमएसपी के जो रेट फसलों के पिछले 11 साल में बढ़ाए हैं, और जो नई टेक्नोलॉजी के बीज की वजह से फसल के जो वजन ज्यादा बढ़े हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरठ में जो नई टेक्नोलॉजी सब्जियां और फलों पे जो बीज नई तकनीक तरीके से करे गए, जो मेरठ में सेब पैदा हो रहे 45 डिग्री पे, उन सब को अगर लगाएं तो एक बहुत बड़ा अंतर है। और टेलीविजन पे करने के बाद सरकार के अंदर बैठ करके उन चीजों पे रोज चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के अनुसार चौधरी जैन जी माननीय प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहे हैं। जो हमारे कांग्रेसी सांसद कह रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बाहर सांसद घूम रहे हैं या उग्रवादी घूम रहे हैं? अरे तुम सांसदों को उग्रवादियों से तुलना करोगे? जो जब बाहर सांसद घूम रहे थे बैठ करके छाती ठोक रहे हैं, इनके नेता जयराम रमेश और दूसरे नेता क्या क्या बात कह रहे थे? जो प्रश्न ये पूछते थे वो पाकिस्तान पूछता था।
जब जो प्रश्न ये पूछते थे वो ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान में बनती थी, जो प्रश्न ये पूछते थे वो हेडलाइन पाकिस्तान की बनती थी, जो प्रश्न ये पूछते थे वो लगता पाकिस्तान। जी छोटा सा जवाब समय, इसलिए उस समय इन लोगों को पाकिस्तानी कहने लगे थे। ये जो छोटा सा जवाब पूछते थे पाकिस्तान का फायदा होता था, समर्थन में काम कर रही थी आपकी सरकार, आरोप है नुकसान भारत को होता था, तो इसीलिए उन दिनों इनको पाकिस्तानी कहने लगे थे। तो क्या देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये कहना चाहते हैं हम पाकिस्तान को? रोश इनको तब आना चाहिए था, हमें पाकिस्तान के बारे में बोलना चाहते थे। उसका क्या ये कहना चाहते हैं आज 11 साल में जिस तरह से लगातार पाकिस्तान को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसको समर्थन मिला और हमको अलग थलग कर दिया गया। जो हमारे लगातार मित्र देश थे, रशिया जैसा हमारा मजबूत देश भी जो है आज कहीं ना कहता है हमारा भारत और पाकिस्तान को साथ नाम लेकर के $40 बिलियन का आप किसान की आंकड़ा तक तीसरे ही दिन $800 बिलियन गारंटी की बात की जाए, किसान का पेड़ का लागत नहीं गिर रहा है, किसान का नाम लेने से डरने लगे, किसान की पार्टी और किसान की बात नहीं कर रहा। कैसा उनकी आत्मा को तकलीफ पहुंचती होगी। आज चौधरी साहब क्या सोच रहे होंगे? चौधरी साहब सोच रहे होंगे कैसे लोगों को अपने पीछे छोड़ दिया, कैसे 11 वर्ष हो चुके हैं, 11 वर्ष हो चुके हैं जो किसानों में वापसी करना चाहता है दुनिया का। समय मुझे यहीं तक की इजाजत देता है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि 11 वर्ष हो चुके हैं और 11 वर्ष के बाद आज इसी महीने कम से कम देश ये जरूर कह सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत में है। इसे किसमें गिना जाएगा ये जनता फैसला करेगी। फिलहाल आपको ये बता दें कि मोदी सरकार के 11 साल पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह किए बिना देश के लिए बड़े फैसले लेते हैं। देखिए ये स्पेशल इंटरव्यू। ये तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक ऐसे अभूतपूर्व प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं जिनने सब क्षेत्रों में जो बदलाव किया है। खास करके अभी तक जितने भी सरकारें बनी पहले, वो सरकारों के एक संकट थे, वो अपनी कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर अपनी सीट बचाने के लिए सरकार चलाते थे। ये एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे हैं माननीय मोदी जी जो देश के लिए वो बड़ी से बड़ी रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। अब चाहे जीएसटी को लगाने का मामला हो, धारा 370 के हटाने का प्रकरण हो, हमने सबने देखा है, या देश के दुश्मनों आतंकवादियों से निपटने के तरीके हों, या अमेरिका के साथ अभी व्यवहार अच्छा होता है, लेकिन वहीं रूस से अगर तेल खरीदना तो अपने रुपयों से रूस से भी तेल खरीदने में देर नहीं करते हैं। ये नेशन फर्स्ट की जो पॉलिसी अपनाई माननीय मोदी जी ने, वाकई ये अद्भुत है और इससे हमको बहुत सारी सीख भी मिलती है और सबक भी मिलते हैं कि एक व्यक्ति चाहे तो कितने कम समय में कितने प्रकार से बदलाव ला सकता है। मुकाबला में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है।